सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का 5वां पाठ गलता लोहा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। ये शेखर जोशी द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज का जो जातिगत विभाजन है उस पर टिप्पणी की है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की जो जातिगत विभाजन किया गया है ना, कि पंडित का काम पूजा पाठ कराना है, लोहार का काम लोहे का काम करना है, तो ये जो जाति के आधार पर काम का विभाजन किया गया है, उस काम के विभाजन पर इस पाठ के माध्यम से टिप्पणी की गई है। तो सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जानें। लेखक शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड, जो उत्तराखंड राज्य हो गया, पहले यूपी का ही ये हिस्सा था, आज उत्तराखंड के नाम से एक अलग राज्य स्थापित हो चुका है। उस उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। सन 1932 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी को। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। छठे दशक यानी 1960 के बाद इस समय एक कहानी कई युवा कहानीकारों ने, इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई, जिसको नई कहानी का नाम दिया गया। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान सर्वोपरि रहा। इन्हें पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार थी। कोसी का घटवार, ये कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी से। शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह है। इनकी कई कहानियां भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी है। यानी इन कहानियों का अनुवाद भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, पोलिश तथा रूसी भाषा में भी हुआ है। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी जो कहानियां हैं वो प्रगतिशील पक्ष का, ये प्रगतिशील प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सौदाहीन तबका इनकी कहानियों में स्थान पाता है, जगह पाता है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं।
इनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, जो इस कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। गलता लोहा कहानी के बारे और पाठ का परिचय। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है, कई दृष्टिकोण। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर समाज की कुछ मान्यताएं रूढ़ उनको ताक पर रखकर धनराम लोहार के आफर पर बैठता है। आफर यानी वह स्थान जहां लोहार लोहे का काम करता है। बल्कि बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। ब्राह्मण होते हुए भी लोहार के कार्य में अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। जिस प्रकार लोहा गल करके नया आकार लेता है, उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ मोहन अपनी कुशलता के कारण एक नए रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हो रहा है इस कहानी के माध्यम से। पाठ के कुछ बिंदु हैं, इनको 10 पॉइंटों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुरोहित कर्म, पंडिताई बोलते हैं। पुरोहित कर्म को पंडिताई बोलते हैं, पूजा पाठ आदि कराना। मोहन के पिता बंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की, यानी पूजा पाठ ये सब कराने का काम किया। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपासना नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था। रुद्राभिषेक होता है, शिव जी की आराधना होती है, जल से अभिषेक होता है और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 8 अध्याय में रुद्राष्टाध्यायी है, 8 अध्याय में रुद्री है। यजुर्वेद की रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था। उनका मतलब तो समझ गया, परंतु वो पिता का अनुष्ठान करने योग्य अपने आप को नहीं समझ। मोहन का पिता को सहयोग, हर पुत्र अपने पिता को सहयोग करना चाहता है। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला। खेत भी था, वहां वो उस कार्य को नहीं कर सकता था, उसमें कुशल नहीं था, परंतु जिस कार्य को वो कर सकता था वो करने के लिए वो वहां गया, सहयोग करने के लिए। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला, लेकिन हसुए की धार कुंद हो चुकी थी, जिससे घास खरपतवार वगैरह काटी जाती है, उसकी धार खराब हो गई थी। जो हसुआ था उसकी धार, उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा, ताकि धार डलवा दिया जाए। तो धार लगवाने के लिए वो धनराम लोहार की दुकान पर पहुंचता है। अगला बिंदु आता है धनराम व मोहन का संबंध। कैसा संबंध?
धनराम मोहन का सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था। पुरानी बातें याद करने लगे। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। ये बैठा दी गया तो ऊंच नीच का फर्क, ये ब्राह्मण है और तू लुहार है। इसलिए धनराम के बेचने का भाव। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। धनराम ने मोहन को कभी अपना नहीं, और मोहन भी धनराम के प्रति आदर का भाव रखता था, और धनराम भी मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसके पीछे मुख्य कारण तो जातिगत विसंगति ही थी। ये उसके मन में बैठा दी गई थी कि ये ब्राह्मण है, उच्च वर्ग का है, तू लुहार है, ऊंच नीच की भावना। धनराम की विरासत। हमारे यहाँ देश में विडंबना है, विरासत से सब कुछ। पूर्वज जो काम करते चले आते हैं वही काम करने का हमारा अधिकार होता है, और वही हमारी जाति बन जाती है। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया, तीसरी क्लास तक पढ़ पाया। जिस प्रकार गांव के खेतिहर मजदूर यानी खेत पर काम करने वाले जो गरीब मजदूर हैं या अन्य काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन परिवार के लड़कों की तरह तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाया, क्योंकि काम धंधे में लगा दिया जाता है वहां पैसे की आवश्यकता। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को तेरे का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। धनराम को तेरे का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। मास्टर जी जब क्लास में आते थे और तेरे का पहाड़ा जब धनराम से पूछा जाता था और धनराम नहीं बता पाता था, तो मास्टर जी धनराम से कहते, जा बाहर से एक बढ़िया सी डंडी तोड़ के ला। अपनी पिटाई के लिए स्टूडेंट विद्यार्थी ही डंडी लेकर के आता था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण तेरे का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें, क्योंकि लोहार है। जातिगत अच्छे पहले अध्यापक कर दिया करते थे। तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, बुद्धि ठस है, विद्या का ताप उसमें कहां लगेगा। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी कि जा इस पे धार लगा लाना। पहले इस तरह के काम भी मास्टर लोग अपने स्टूडेंटों को दे दिया करते थे। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। हथौड़ा से लेकर बड़ा भारी हथौड़ा जो होता है उसको चलाने तक की विद्या उसको सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बैच चुनने की छूट देते थे। पिता ने उसको हथौड़ा और घन चलाना सिखा दिया, मास्टर उसको तेरे का पहाड़ा विद्या सिखा।
उस दौरान वो उसको अपने दंड देने के लिए अपनी बेंत चुनने की छूट देते थे, जा तू अपने सर। परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। जब हथौड़ा गलत चलाता था या घन चलाने में गड़बड़ी करता था तो गंगाराम सटाक वहीं मास्टर जी बेंच चुनने के लिए उसको भेजते थे, जा अपने लिए बेंच तोड़ ला, और गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम कौन है? गंगाराम गंगाराम धनराम का पिता था। इधर मोहन के पिता का स्वप्न, अपेक्षाएं। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। उनकी इच्छा थी, उनकी अपेक्षा थी कि मोहन बड़ा आदमी बने। पैतृक धंधे ने, पूजा पाठ ने उनको निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए। जजमानी में जो मिल गया वो ठीक नहीं मिला, नहीं सी। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया, उसे स्कूल पढ़ने के लिए। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ, घसियारे माने घास बीनने जाने वाले, नदी पार कर घर चला आ रहा था। पहाड़ों पर वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी भर गया। किसी तरह हाथ पैर मार करके वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। बस स्कूल नहीं भेजा। यहां से मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। मोहन की जिंदगी का नया अध्याय। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी भरने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। यह सुनकर उसे समीप के एक सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की यानी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। ये स्थिति भेजा था पिता ने पढ़ने के लिए। पढ़ाई तो ताक पे रख दी गई, सामान्य से स्कूल में एडमिशन करा दिया गया और घर के काम में उसको लिप्त कर दिया गया। मोहन का परिस्थितियों से समझौता, अगला बिंदु है मोहन का परिस्थितियों से समझौता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। तकनीकी
यानी जैसे कि ITI वगैरह होता, पॉलिटेक्निक, ITI, ये सब तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर में स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। उधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उन्हें इस वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बड़ा गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम की कार्यशाला। पिता के मरने के बाद धनराम ने उनकी विरासत को संभाला। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे, वहां बैठ करके। धनराम ने हंसुए की फाल को बैंस से निकाल कर तपाया। मूठा जो होता है हत्ता, उसको निकाला, उसको तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ब्राह्मण लोग इस प्रकार लोहारों के यहां आकर के नहीं बैठते थे, आते काम कराते थे। काम काज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। बैठने के लिए भी नहीं कह सकते, बैठने के लिए कह दिया तो पंडित जी के स्वाभिमान को ठेस लग जाती। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। मोहन वहां बैठ गया, बैठ करके उसके काम को देखने लगा। वो कार्य कर रहा था। मोहन द्वारा छड़ को आकार देना। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह धनराम का मोहन कुछ देर तो देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। दूसरी पकड़ यानी सणासी टाइप। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते उसने गोल रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम आश्चर्यचकित रह गया, अवाक रह गया कि ब्राह्मण का लड़का इस तरह लोहे के काम। वे पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन, धनराम के संकोच धर्म संकट का मोहन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकाग्रचित होकर के उस लोहे को पीटे जा रहा था। मोहन लोहे की छल्ले की त्रुटिगत गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, एक निर्माता की चमक थी, और उसने उसको सही आकार दे दिया। बड़ी कुशलता से जो काम धनराम का विरासत से था, उस काम को उस पंडित के लड़के ने बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिया। पाठ का यहां पाठ के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहता है कि कार्य विरासत से नहीं होता। गीता में भी कहा है कर्मण्ये निषिद्ध कार्याणि न मनोरथ। कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ से। उद्यम से, परिश्रम से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मनोरथ, मनोकामना से नहीं, विरासत से नहीं, कर्म करने से। मोहन की रुचि शुरू से इस काम में थी, परंतु ब्राह्मण होने के नाते वह इस काम को नहीं। यहां मोहन के माध्यम से लेखक ने काम के ऊंच नीच को
की जो दीवार थी उसको समाप्त कर दिया। कोई कार्य ऊंचा या कोई कार्य नीचा नहीं होता, ये इस पाठ के। इनमें कुछ शब्द आए धौंकनी, टेक्निकल वर्ड है। आग सुलगाने और धधकाने काम आती है, जिसमें से हवा निकलती है, कहीं राउंड होती है, कहीं डोरी से खींचती है। धनाती आप सब जानते हैं, गांव के लोग जो कटाई के काम आती है। संडासी पकड़ने के लिए जिसको बोलते हैं। आफर लोहार की दुकान, या वो भट्टी जहां पर लोहा गलाया जाता है, तपाया जाता है, उस स्थान को आफर कहा जाता है। हथौड़ा ठोस वस्तु पर चोट करने का लोहे का औजार, जिससे इस तरह के शब्दों के इनमें प्रयोग हुए हैं। कुछ शब्द ऐसे हुए हैं, उठा पटक कर, उठा पटक करना, उलट पुलट करना, उलट पलट। अब उठा पटक कर और उलट पलट में अंतर है। बच्चों ने घर में उठा पटक कर सारा सामान बिखेर दिया, दंगाइयों ने दुकान का सारा सामान उलट पुलट कर दिया। पढ़ लिख कर यानी ज्ञानी हो। हर बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है। सहमते सहमते यानी डरते डरते घर में घुसा। खा पी कर यानी पेट भरकर। हम लोग झील पर खा पी कर नाव चलाने लगे। इस तरह के शब्दों का भी इनमें प्रयोग। ये आपका पाठ है। इस पाठ को बड़े ध्यान से रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को पढ़ेंगे। रीडिंग सबसे आवश्यक तत्व है। जब हम रीडिंग कर लेंगे तो इसके बहुत सारे प्रश्न जो हमारे दिमाग में घूम रहे होंगे, वो सारे प्रश्न अपने आप उत्तरित होते चले जाएंगे। बस आज इतना ही। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।